हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12 का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका आपका जो चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी वैद्युत चुंबकीय तरंगे, उसको कंटिन्यू करेंगे। तो हमने लास्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस देखे थे। आज हम आगे के कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे, फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम शुरू करेंगे। तो अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, आज का हमारा जो पहला प्रश्न है यानी क्वेश्चन है वो ये है, लाइट विद एन एनर्जी फ्लक्स ऑफ 18 वेबर पर स्क्वायर सेंटीमीटर falls on a non-reflecting surface at normal incidence, यानी 18 वेबर प्रति वर्ग सेंटीमीटर के ऊर्जा फ्लक्स का प्रकाश किसी अपरावर्तक सतह पर अभिलंबित आपतित होता है। यानी जो आपकी लाइट है, ठीक है, जिसका एनर्जी फ्लक्स यानी ऊर्जा फ्लक्स आपको दिया गया है जो कि 18 वेबर प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर है, वो एक नॉन रिफ्लेक्टिंग यानी अपरावर्तक सतह पर अभिलंबित यानी नॉर्मली उस पर पड़ती है। ठीक है, उस पर क्या करती है, नॉर्मली सीधे तौर पर उस पर पड़ती है। इफ द सरफेस हैज एन एरिया ऑफ 20 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी यदि सतह का क्षेत्रफल 20 स्क्वायर सेंटीमीटर हो तो 30 मिनट की समय अवधि में सतह पर लगने वाले औसत बल का परिकलन कीजिए। यानी फाइंड द एवरेज फोर्स exerted on the surface during a 30-minute लाइफ स्पैन। यानी आपको औसतन बल बताना है कि कितना औसतन बल आपका सरफेस यानी सतह पर लगेगा 30 मिनट के टाइम स्पैन में यानी समय अवधि में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जितनी आपको इंफॉर्मेशन दी गई है उसे हम नोट डाउन कर देंगे। यानी आपको एनर्जी फ्लक्स दिया गया है, ठीक है, एनर्जी फ्लक्स जिसे आप क्या कहते हैं, ऊर्जा फ्लक्स। क्या कहते हैं, ऊर्जा फ्लक्स कहते हैं। तो जो आपका ऊर्जा फ्लक्स है, जो आपका ऊर्जा फ्लक्स आपको कितना दिया गया है, 18 वेबर प्रति वर्ग सेंटीमीटर, और आपको एरिया यानी क्षेत्रफल, एरिया यानी जो आपका क्षेत्रफल है वो आपको दिया गया है। कितना दिया गया है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको क्षेत्रफल यानी एरिया दिया गया है। अब हम बात करते हैं टाइम स्पैन की, यानी समय अवधि। इसकी बात करते हैं, हम समय अवधि की बात करते हैं। तो आप जो समय अवधि है वो आपको कितनी दी गई है, 30 मिनट। इसे हम सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे, 30 × 60 यानी 1800 सेकेंड। अब सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हमें सबसे पहले एनर्जी निकालनी है यानी ऊर्जा निकालनी है, जिस ऊर्जा से जो आपका जो लाइट है यानी प्रकाश है, जिस ऊर्जा से वो सरफेस पे पड़ेगा आपको वो निकालना है।
तो यानी आपको U निकालना है। तो U की वैल्यू आपकी सबसे पहले एनर्जी फ्लक्स यानी 18 इंटू आपका जो एरिया है, कितने एरिया पे पड़ रही है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 इंटू टाइम कितना ले रहा है आपका 1800 सेकेंड। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे 360 इंटू 1800 यानी जो आप सॉल्व करेंगे इसे तो आपके पास आ जाएगा 648,000 यानी 6.48 इंटू 10⁵ जूल। तो ये आपकी क्या आ जाएगी, टोटल एनर्जी आ जाएगी जिससे जो प्रकाश है यानी लाइट है सरफेस यानी सतह पर फॉल करेगी। अब हम बात करते हैं मोमेंटम की। तो हमें क्या निकालना है, मोमेंटम निकालना है, ठीक है। तो मोमेंटम, तो जो आपका मोमेंटम है यानी P बराबर आपका U यानी जितनी एनर्जी से वो फॉल कर रहा है वो अपॉन C यानी स्पीड ऑफ लाइट। तो जो P है यानी मोमेंटम है, U की वैल्यू आपके पास कितनी आई है 6.48 इंटू 10⁵ और C की वैल्यू कितनी है आप पे, आप जानते हैं C की वैल्यू यानी स्पीड ऑफ लाइट यानी जो आपका प्रकाश है उसका वेग 3 इंटू 10⁸ है। तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.16 इंटू 10⁻³ किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या आ जाएगा, आपका टोटल मोमेंटम आ जाएगा। तो हमारे पास एनर्जी की वैल्यू आई, उससे हमने मोमेंटम निकाल दिया कि मोमेंटम कितना होगा। अब हमें क्या निकालना है, एवरेज फोर्स यानी औसतन बल, एवरेज फोर्स यानी जो हमें औसत बल निकालना है, ठीक है, आपको औसत बल निकालना है। तो हम ये जानते हैं इसका जो फॉर्मूला होता है वो F बराबर P/T होता है। तो आपका मोमेंटम आपका कितना है 2.16 इंटू 10⁻³ 2.16 इंटू 10⁻³ और टाइम पीरियड कितना टाइम लिया है, तो हमने टाइम जो निकाला था वो आपका 1800 सेकेंड निकाले थे। तो आप इसे लिख देंगे यहाँ पे 1800, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.2 यानी 1.2 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन। तो जो इस केस में फोर्स आएगा यानी औसतन बल या एवरेज फोर्स जो आएगा वो आपका 1.2 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन। ये आ जाए। तो इस तरीके से आप औसत बल की वैल्यू जो है वो आप निकालेंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस्ड बाय द रेडिएशन कमिंग फ्रॉम 100
वॉट बल्ब एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, यानी 3 मीटर की दूरी पर स्थित किसी 100 वॉट बल्ब से आ रहे विकिरण द्वारा उत्पन्न विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों की गणना कीजिए। यानी कि आपको ये कहा गया है कि एक जो रेडिएशन है, ठीक है, जो कि 100 वॉट बल्ब जो प्रोड्यूस कर रहा है, उत्पन्न कर रहा है, ठीक है, उससे क्या आ रही है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है। और जो बल्ब है वो 3 मीटर के डिस्टेंस पे है, यानी 3 मीटर की दूरी पे। Assume that the efficiency of the bulb is 2.5%, यानी जो आपका बल्ब है उसकी जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, 2.5% है। तो आपको क्या निकालना है, एंड इट इज अ पॉइंट सोर्स, और वो क्या है, एक बिंदु स्रोत है। तो वो क्या है, एक बिंदु स्रोत है। तो आपको क्या निकालना है, इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है रेडिएशन की, जो कि एक आपका जो एक बल्ब आपको दिया गया है 100 वोल्ट का, वो निकालता है, और जिसकी आपको दूरी दी गई है, ठीक है, और एफिशिएंसी दी। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले जो भी आपको इंफॉर्मेशन दी गई है उसे आप लिख लेंगे। तो आपको सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, पावर दी गई है, ठीक है, आपका जो बल्ब है उसकी पावर आपको दी गई है। तो पावर यानी शक्ति दी गई है, जिसे हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं, P से करते हैं, जो कि आपको 100 वोल्ट दी गई है। इसके बाद आपको और क्या दिया गया है, डिस्टेंस दिया गया है। R की वैल्यू आपको दी गई है, R की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 3 मीटर। सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे। जो आपका बल्ब है वो क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है रेडिएशन को। तो रेडिएशन उसके चारों तरफ होगी, ठीक है, उसके चारों तरफ होगी। तो यानी वो एक, हम ये मान सकते हैं कि वो एक स्फीयर, ठीक है, एक स्फीयर की तरह वो एक्ट करेगा। तो यानी हम क्या करेंगे, इसमें जो आपका स्फीयर है उसका सरफेस एरिया लेंगे। तो उसका सरफेस एरिया होता है 4 पाई r², यानी 4 पाई r, दूरी आपको दी गई है जो जिसे हम r लेंगे 3 इसका स्क्वायर। तो आप इसे सॉल्व करेंगे, तो जब आप इसे फाइनली सॉल्व कर देंगे तो इसकी वैल्यू 113 मीटर स्क्वायर आ जाए। अब हमें क्या निकालना है, तो हमने अभी एरिया निकाल दिया है। अब हम I की वैल्यू निकालें। तो I होता है आपका पावर अपॉन एरिया, ठीक है। पावर कितना है आपका, पावर आपका 100 वॉट है, और आप जानते हैं कि 2.5 क्या है, इसकी एफिशिएंसी है। तो आप इससे 2.5 को परसेंट 2.5% को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और आपका एरिया कितना है, 113, तो 113, यहाँ 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.022 वॉट पर स्क्वायर मीटर। अब हमें, आप जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, यानी ERMS हमें निकालना है, RMS वैल्यू निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, यानी विद्युत क्षेत्र की। तो हम ये जानते हैं कि जो आपका हाफ I बराबर आपका हाफ एप्सिलॉन नॉट ERMS का स्क्वायर इंटू C होता है। तो अगर हम यहाँ पे ERMS की वैल्यू निकालें, बराबर होगा आपका I
अपॉन एप्सिलॉन नॉट c का रूट। अब हम इसमें सारी वैल्यूज को रख देंगे तो आपकी 0.022 अपॉन एप्सिलॉन नॉट आपका होता है 8.8 इंटू 10⁻⁻12, c की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ होती है। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो जब हम इसे फाइनली सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2.9 वोल्ट पर मीटर, यानी 2.9 वोल्ट प्रति मीटर। अब हमें क्या करना है, हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड निकालनी। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की, यानी जो आपका विद्युत क्षेत्र है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो बराबर होती है, यानी ई नॉट बराबर होता है आपका अंडर द रूट ई आर एम एस के, यानी अंडर द रूट ई आर एम एस आपका 2.9 आया है इंटू 2.9। तो आप इसमें सॉल्व करेंगे, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 4.07 वोल्ट पर मीटर। इसके बाद हम मैग्नेटिक फील्ड बीआरएमएस की वैल्यू निकालते हैं। तो बीआरएमएस की वैल्यू होगी आपकी ईआरएमएस अपॉन सी। ईआरएमएस आपके पास कितना आया है, 2.9 आया है, ठीक है, 2.9 आया है, तो यहाँ पे हम 2.9 लिख देंगे। C की वैल्यू लिखनी है 3 इंटू 10⁸, ठीक है, इसे लिख देंगे। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 9.6, यानी 9.6 इंटू 10⁻⁻9 डेसिबल। तो ये आपके पास बीआरएमएस की वैल्यू आ जाएगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है आरएमएस वैल्यू वो आ जाएगी। अब हम बी नॉट की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड यानी जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू वो हमें निकालनी है। तो ये बराबर हो जाएगा अंडर द रूट 2 बी आर एम एस के। तो आपकी बी आर एम एस की वैल्यू कितनी है, 9.6 इंटू 10⁻⁻9। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.4 इंटू 10⁻⁸ तो इस तरीके से आप मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। अब हमने अपने कुछ न्यूमेरिकल्स, जो आपकी बुक के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, उन्हें हमने सॉल्व कर दिया है। अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यानी विद्युत चुंबकीय तरंग जो होती है या विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो जैसे कि आप जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं उसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो होती हैं वो वेरी करती है टाइम के साथ, यानी बदलती है समय के साथ, और दोनों अलग अलग एक्सिस पे होती है, एक दूसरे के 90 डिग्री में होती है, यानी लंबवत होती है, और ये दोनों फ्लो करती है या प्रोपगेट करती है या फैलती है किसी तीसरी दिशा। हमने ये समझा था। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आखिर
होता क्या है? तो जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसके हिसाब से? जो आपकी वेव है उसका जो स्पेक्ट्रम है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी विभाजन होता है उनकी अलग अलग टाइप की वेव्स की अलग अलग फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग, यानी आवृत्ति के अकॉर्डिंग, उनकी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है अलग अलग तरीके की वेव्स का या अलग अलग तरीके की तरंगों का, उनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। तो जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ये 1 हर्ट्ज से लेके 10⁻25 हर्ट्ज तक की वेवलेंथ को कवर करती है, और जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं ये क्या करती हैं? फ्लो करती हैं या फैलती हैं। तो जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, यानी द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज अ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज, वेवलेंथ एंड फोटोन एनर्जी covering frequency from below 1 hertz to above 10⁻25 hertz corresponding to the wavelength, which are a few kilometers to a fraction of size of atomic nucleus in a spectrum of electromagnetic wave। यानी जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है उसमें जो फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है, वेवलेंथ, जो आपका वेवलेंथ होता है यानी तरंग दैर्ध्य, यानी आपका जो वेवलेंथ होता है और फोटोन की जो एनर्जी होती है वो 1 हर्ट्ज से लेके 1 हर्ट्ज से नीचे और आपका 10⁻25 हर्ट्ज तक ये कवर करती है। और जो इसकी वेवलेंथ होती है वो कुछ किलोमीटर्स तक होती है, यानी कुछ किलोमीटर्स में होती है, या आप ये कह सकते हैं कुछ किलोमीटर से आपका एटॉमिक न्यूक्लियस तक इतनी इसकी रेंज होती। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आवृत्तियों, तरंग दैर्ध्य और फोटोन ऊर्जा की एक श्रृंखला है जो तरंग दैर्ध्य के अनुरूप 1 हर्ट्ज से 10⁻25 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति को कवर करती है, जो विद्युत चुंबकीय तरंग के स्पेक्ट्रम में एक परमाणु नाभिक के आकार के एक अंश के लिए कुछ किलोमीटर है। जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है इसमें अलग अलग तरीके की आपकी रेडिएशंस होती है, अलग अलग तरीके की रेडिएशंस को ये कवर करता है, जिसकी आगे और डिवीजन होता है, आगे और उसमें और रेंजेस होती हैं और रेंज होती हैं और अलग अलग ये पोर्शन में डिवाइड होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है वो अलग अलग रेंज में वेवलेंथ के अकॉर्डिंग, फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग डिवाइडेड होता है, यानी बटा हुआ होता है। जैसे कि ये रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, विजिबल लाइट, अल्ट्रा वायलेट रेज, एक्सरे, गामा रे, इनमें ये विभाजित होता है। और ये वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति, वेवलेंथ और आवृत्ति के अकॉर्डिंग ये डिवाइडेड होते हैं, यानी बटे हुए होते हैं। और इन वेव्स की जो ये तरंगे हैं, जैसे रेडियो तरंग, माइक्रो तरंग, आपकी इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, पराबैंगनी तरंगे, एक्स रे और जो गामा रे हैं, ये इनकी अलग अलग क्वालिटीज होती है, क्योंकि इसकी जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ होती है वो अलग अलग होती है, जिसके अकॉर्डिंग ये बटे होते हैं। यानी द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ अ स्पैन ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन which further contain many sub ranges which are commonly referred to as portions। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की अवधि होती है, जिनमें आगे कई सब रेंज होते हैं, जिन्हें आमतौर पर भागों के रूप में संदर्भित किया जाता है। यानी कि जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है वो आगे और डिवाइडेड होते हैं, यानी और बटे हुए होते हैं। फिर वो आगे, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के हिसाब से बटे होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? पोर्शंस कहते हैं।
These can be further classified as infrared radiation, visible light और ultraviolet radiation. यानी इन्हें आगे अवरक्त विकिरण, दृश्य प्रकाश या पराबैंगनी विकिरण के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. तो इस तरीके से ये आगे आपके जो इंफ्रारेड रेज है, विजिबल लाइट है और अल्ट्रावायलेट रेज है, उसके अकॉर्डिंग इसे डिवाइड किया जाता है या बांटा जाता है. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक टेबल दिखाई दे रही है. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो स्पेक्ट्रम है, ठीक है, उसके आपको अलग अलग तरीके की जो वेव्स होती है यानी तरंगे होती है, उसका आपको टेबल दिया गया है और आपको ये दिखाया गया है कि किस रेंज से किस रेंज तक की फ्रीक्वेंसी या फिर वेवलेंथ की जो वेव्स है वो किस, उसको हम क्या क्या कहते हैं, यानी टाइप्स ऑफ रेडिएशन आपको दी गई है. तो पहली आपकी गामा रेज है. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो गामा रेज होती है ये आपकी 10⁻20 से 10 से 10⁻24 की रेंज की इनकी फ्रीक्वेंसी होती है यानी आवृत्ति होती है. और जो इनकी वेवलेंथ होती है, ठीक है, वेवलेंथ होती है वो 10⁻⁻12 मीटर से कम होती है. तो ये बेसिकली गामा रेज आपको न्यूक्लियर जो होता है, नाभिकीय, उसमें जो आपका न्यूक्लियर होता है उसमें ये ओरिजिन होती है, उसमें ये उत्पन्न होती है. और इसकी हेल्प से आप फोटोग्राफिक फिल्म, ठीक है, जो फोटोग्राफिक फिल्म होती है और आयनाइजेशन चैम्बर में आप इसकी मदद से इसको डिटेक्ट करते. नेक्स्ट है आपके पास एक्सरे, ठीक है, एक्सरे है आपके पास. तो एक्सरे की जो रेंज होती है वो 10⁻17 से 10⁻20 तक की रेंज ये कवर करता है. और इसकी जो वेवलेंथ है वो 1 नैनोमीटर से 1 पिकोमीटर तक इसकी रेंज होती है. और जो आपकी एक्सरेज होती हैं, ये एक्सरे ट्यूब में आप इसे प्रोड्यूस करते हैं यानी उत्पन्न कराते हैं. और इसका डिटेक्शन आप फोटोग्राफिक फिल्म और आपका गाइगर ट्यूब जो होती है उसके जरिए आप इसे डिटेक्ट करते हैं या पहचानते हैं या उसकी प्रेजेंस को आप देखते हैं कि ये यहाँ पे मौजूद है या नहीं. नेक्स्ट आपके पास है अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज है यानी पराबैंगनी किरणें. तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 10⁻15 से 10⁻17 इसकी ये क्या है, रेंज है, फ्रीक्वेंसी की रेंज है, आवृत्ति की जो रेंज है. और इसकी जो वेवलेंथ है वो 400 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर तक. तो इस रेंज की वेवलेंथ की जो वेव्स है उनको हम अल्ट्रावायलेट रेज कहते हैं. और इसका जो प्रोडक्शन होता है या इसकी जो उत्पत्ति होती है वो एटम्स को, जो एटम होते हैं आपके अणु होते हैं, उनको एक्साइट करके इसका प्रोडक्शन किया जाता है. और इसे फोटो सेल और फोटोग्राफिक फिल्म जो होती है उसके माध्यम से हम इसे डिटेक्ट कर सकते हैं या पहचान सकते हैं. नेक्स्ट है आपके पास विजिबल, ठीक है, यानी वो रेंज जो आपको, जिसमें आपको दिखाई देता है. इसका जो वैल्यू है वो 4 × 10⁻14 से 7.5 × 10⁻14 तक इसकी रेंज होती है, फ्रीक्वेंसी की जो रेंज होती है. और इसकी जो वेवलेंथ होती है वो 750 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर तक इसकी क्या होती है, रेंज होती है. तो इसको जो हम प्रोड्यूस करते हैं, किसी भी एटम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी जो उसके बाहरी शेल में
जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाहरी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको एक्साइट करके या उनको एनर्जी देके, उनको ऊर्जा देके हम इसे उत्पन्न कराते हैं। और इसे आप अपने यानी आंखों के माध्यम से, यानी ह्यूमन आई से, मानव के जो नेत्र होते हैं उसके माध्यम से, फोटो सेल के माध्यम से और फोटोग्राफिक प्लेट के माध्यम से आप इसे डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास नियर इंफ्रारेड। ठीक है, तो इसकी जो रेंज है वो 1 × 10⁻14 से 4 × 10⁻14 होती है, और जो इसकी वेवलेंथ की रेंज है वो 2.5 माइक्रोमीटर से 750 नैनोमीटर, यानी 2.5 माइक्रोमीटर से 750 नैनोमीटर इसकी क्या होती है, वेवलेंथ की रेंज होती है। नेक्स्ट आपके पास है इंफ्रारेड। ठीक है, इंफ्रारेड है जिसकी रेंज 10⁻13 से 10⁻14 तक की इसकी रेंज होती है, और 25 माइक्रोमीटर से 2.5 माइक्रोमीटर इसकी वेवलेंथ की रेंज होती है। तो जो आपकी इंफ्रारेड होती है, इंफ्रारेड जो रेडिएशंस होती हैं, ये आपको एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनको वाइब्रेट करके, उनको कंपित करके इसको उत्पन्न कराया जाता है। और इंफ्रारेड फोटोफिल्म के माध्यम से आप इसे डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको पहचान सकते हैं या देख सकते हैं, या आप ये जान सकते हैं कि ये इस जगह में इस जगह पे ये प्रेजेंट है या नहीं, उस जगह में किसी जगह पे ये मौजूद है या नहीं। ये आप किसके माध्यम से देख सकते हैं, इंफ्रारेड फोटोग्राफिक फिल्म के माध्यम से। नेक्स्ट आपकी माइक्रोवेव्स। तो माइक्रोवेव की जो फ्रीक्वेंसी की रेंज है, यानी आवृत्ति की जो रेंज है वो है 3 × 10⁻11 से 10⁻13 तक, और जो इसकी वेवलेंथ की रेंज है वो 1 मिलीमीटर से 25 माइक्रोमीटर तक इसकी वेवलेंथ की रेंज होती है। इसको आप मैग्नेट्रॉन वॉल्व के माध्यम से इसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। और ये जो डायोड होता है, डायोड का जो कांटेक्ट होता है, वहां पे आप इसे, उसके माध्यम से आप इसे डिटेक्ट कर सकते हैं या पहचान सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास रेडियो वेव्स है। रेडियो वेव, इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 3 × 10⁻11 से कम होती है, और 1 मिलीमीटर से इसकी जो रेंज होती है, यानी जिसे आप वेवलेंथ की जो रेंज है वो इससे ज्यादा होती है। तो इस तरीके से जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो अलग अलग रेडिएशंस में, ठीक है, अलग अलग जो रेडिएशन है उनमें वो बटी हुई होती है, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से और वेवलेंथ की। तो बच्चों आप इसे नोट डाउन कीजिए। तो मैं आशा करती हूँ आपने नोट डाउन कर लिया होगा ये टेबल। अब हम बात करते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम की, और जो आपके हमने ये अभी टेबल पढ़ा है, ठीक है, ईएम स्पेक्ट्रम का, तो उसको हम एक जो आपका ये डायग्राम है इसके माध्यम से हम इसे देख लेते हैं कि ये किस तरीके से। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे एक बैंड बनाया हुआ दिखाई दे रहा होगा, गामा रेज, एक्सरे, यूवी, इंफ्रारेड और आपकी रेडियो वेव्स। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपकी ईएम वेव्स है ये यहाँ पे डिवाइड की गई है, यानी बांटी गई है। तो इसको इसके रेंज के अकॉर्डिंग यहाँ पे इस तरीके से दर्शाया गया है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे इसके वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के हिसाब से यहाँ पे आपको इसे दिखाया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये ऊपर वाली रेंज है ये आपकी फ्रीक्वेंसी को दर्शा रही है और वेवलेंथ को भी दर्शा रही है। नीचे वाली रेंज वेवलेंथ को और ऊपर वाली आपकी फ्रीक्वेंसी को दर्शा रही है। और यहाँ पे आपको
आप देख सकते हैं अलग अलग रेज को इस तरीके से डिवाइड कर दिया गया है। और जो आपकी विजिबल लाइट है, आप जानते हैं जो प्रकाश होता है, ठीक है, जब वो क्या करता है, जब वो स्प्लिट होता है यानी टूटता है, तो वो सात रंगों में टूट जाता है, जिसे हम विबग्योर कहते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे विजिबल जो लाइट है, ठीक है, जो लाइट है, प्रकाश है, उसको भी 7 रंगों में तोड़ के दिखाया गया है। ये भी अलग अलग फ्रीक्वेंसी और रेंज के अकॉर्डिंग इस तरीके से डिवाइड होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे सबसे पहले वॉयलेट यानी बैंगनी कलर दिखता है, सबसे पहले बैंगनी होता है, फिर आपका इंडिगो, फिर आपका ब्लू यानी नीला, देन ग्रीन हरा, येलो यानी पीला, देन ऑरेंज यानी नारंगी, और लास्ट में आपका रेड कलर होता है। तो ये भी आपका फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग और वेवलेंथ के अकॉर्डिंग इस तरीके से स्प्लिट होता है। तो बच्चों, इस डायग्राम को हम कल समझेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे कि आखिर ये जो अलग अलग वेव्स हैं, इनकी क्वालिटी क्या क्या होती है, इसकी विशेषताएं क्या क्या है, हम ये देखेंगे। और जो आपका ये डायग्राम है, इसे कल हम अच्छे से समझेंगे। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ जो मैंने आपको आज पढ़ाया और जो क्वेश्चंस करवाए आपको समझ में आ गए होंगे। कल हम जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, इसके अलग अलग जो वेव्स हैं, अलग अलग तरीके की वेव्स हैं, उनको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।